तवील गुफ्तगू की ज़रूरत थी तो मैंने आप सबको यहाँ दावत दी। मुझसे जब से ये ऑडियो अहमद नूरानी साहब की जो उन्होंने मंजर आम पे जो ऑडियो वो लेकर आए हैं, जो साकिब निसार साहब की किसी साहब के साथ कॉन्वर्सेशन है, मैं नहीं जानती कि दूसरे जानिब कौन से साहब हैं जिनके साथ वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो ऑडियो मंजर आम पर आई उसके साथ जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हालांकि वो एक बहुत नामवर रिनाउंड अमेरिकन कंपनी से वो ऑडिट, उसकी जो फोरेंसिक है वो हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो साथ अटैच्ड है, और उन्होंने ये लिखा है वाज़े तौर पे कि किसी तरह से ये ऑडियो जो है वो एडिटेड नहीं है। और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर उसको झूठ साबित करने की दिन रात बहुत कोशिश शुरू हो गई। मैं उस पे डिटेल्स में, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो दो चैनल्स, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक चैनल ने तो उनका काम सहाफ़त है, लेकिन अचानक उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी एक ले ली कि वो फोरेंसिक ऑडिट भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं उस चैनल का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। तो उस चैनल ने पता नहीं जल्दी जल्दी में या किसी प्रेशर के तहत उन्होंने ये कह दिया कि ये साकिब निसार साहब की आवाज़ है और मुख्तलिफ तकारीर से ये उठाकर तो ऑडियो बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो साकिब निसार साहब की है। और ये भी उनका शुक्रिया, फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी 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 बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। तो शुक्रिया कि आपने साकिब निसार साहब से मनवा लिया कि आवाज़ उन्हीं की है। अब आगे चलते हैं। उन्होंने ये साबित किया क्लिप्स चला के, ब्रेकिंग न्यूज़ चला के, कि ये जो 2-3 जुमले हैं ये फ़लाँ तकरीर से उठाए हैं, ये फ़लाँ तकरीर से उठाए हैं। वो तकारीर भी सुनवा दी। तो मैं बड़े अदब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो जुमले उन्होंने सुनवा दिए कि ये फ़लाँ तकरीर से हैं, ये फ़लाँ तकरीर से हैं, तो वो तो हो सकता है कि वो कोई तकिया कलाम हो उनका, कैच फ्रेज जिसको कहते हैं। जैसे इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि आपको तो कुछ पता नहीं, जितना मैं जानता हूँ, वेस्ट को जितना मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, और घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आप उनकी कोई भी तकरीर उठा के देख लें, आपको यही अल्फाज उसमें नज़र आएंगे। हर रोज़ वो तकरीर करेंगे, हर रोज़ यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो 2-3 जुमले जिसमें उन्होंने ये कहा कि लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, वो 2-3 जुमले जिनका असल मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो पूरा चार्ज शीट है, जो पूरा मुद्दा है, जो गुनाहों का एतराफ़ है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है, और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है, बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। चलो उन्होंने ऐसे कहा जैसे अब उस चलो से कि हाँ जी ऑर्डर आ गए, मुझे मानने पड़ गए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो जस्टिस है या इंसाफ है वो किस तरह से अमल में लाया जाता है, ये आप सबके सामने है।
तो असल जुमले कि नवाज शरीफ को सजा देनी है, सजा या जजमेंट्स जो है वो इदारे देते हैं, मरियम नवाज को सजा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान को लाना है। तो असल जुमले जो आप छुपा गए हैं कन्वीनियंटली, मैं उस चैनल से ये सवाल करना चाहती हूँ जो बहुत ज़ोर शोर से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जुमले जो असल हैं और आप छुपा गए हैं, खा गए हैं, बल्कि हजम कर गए हैं, वो जुमले जो साकिब निसार साहब के खिलाफ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने ये बताया कि वो फ़लाँ जुमले फ़लाँ तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज़ हैं, तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज़ नहीं है? यानी कि जो बात आपको पसंद है वो उनकी आवाज़ है, और जो बात आप सामने नहीं लाना चाहते वो साकिब निसार साहब की आवाज़ नहीं है। तो मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं होगा। पूरी कौम के सामने ये हकीकत आज मैं रखने जा रही हूँ। अगर तो कोई, मैं चैनल से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी तकरीर है जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ जुर्म किया है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, इन सब की नज़र से नहीं गुजरी, कौम की नज़र से नहीं गुजरी, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा अपना इतराफ़ जुर्म किया है, तो अगर वो तकरीर कहीं है जिसमें से वो जुमले लिए गए हैं, तो वो काइंडली तकरीर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। पाकिस्तान की आवाम मुंतज़िर है, हम भी मुंतज़िर हैं, हम भी देखें कि इतना बहादुरी उन्होंने कब की कि उन्होंने अपने दौरे जो उनका मुलाजमत का दौर था उसमें उन्होंने कब ये इतराफ़ किया, हम देखना चाहते हैं। बड़ी बात है अगर उन्होंने ये इतराफ़ किया है किसी तकरीर में और वो तकरीर कौम की नज़र से नहीं गुजरी। चलें अब ऑडियो और वीडियो और सब को छोड़ दें, असल बात की तरफ आ जाएं। बात यह है कि सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की आई। वो उस वक्त हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ और सिटिंग जज थे। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ को ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त आई तो जनरल फैज़ साहब उनके घर तशरीफ़ लाए, उस वक्त के DGC, और उनको कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी। तो या तो आप इस बात पे आ जाएं कि ज़मानत नहीं देनी, वरना आप बेंच पे ना बैठें। तो उन्होंने, एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने जब ये इल्ज़ाम लगाया तो वो वीडियो भी झूठी है। वो जज साहब तो आज भी मौजूद हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, गो रिटायर हो गए इंसाफ के इंतज़ार में, लेकिन वो तो आज भी मौजूद हैं। क्या जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, जिन पर ये संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने DGC होने की कोशिश की, क्या कभी जो जनरल फैज़ साहब हैं उन्होंने इस बात को आके डिनाई किया? वरना अगर आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आपका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होता है? अगर आपने वो गुनाह नहीं किया होता तो आप सामने आते हैं और आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो 2018 से अब 2021 ख़त्म हो रहा है, आज तक जनरल फैज़ साहब ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया, क्योंकि ये बात सच है। और अब मैं कोर्ट में उनको लेकर गई तो अब कोर्ट में वो दरख्वास्त मेरी है, तो उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं मुझे गलत कोर्ट में ले गई हैं तो वो कोर्ट को ये कहें कि ये दरख्वास्त गलत है। मैं तो ये अपील करूंगी अपने कोर्ट से कि जनरल फैज़ साहब को और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को, दोनों को बुलाया जाए, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाए और कुरान पे हाथ रख के हल्फ लिया जाए कि वो जो कहेंगे सच कहेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की गवाही के बाद अरशद मलिक साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नैब के मुकदमे में सज़ा दी थी, उनकी वीडियो जो मैंने उस वक्त रिलीज़ की थी
पूरी दुनिया के सामने। तो अरशद मलिक साहब को तो उस सच बोलने की पादाश में निकाल दिया गया और उनको बल्कि पूरी दुनिया के सामने। तो अरशद मलिक साहब को तो उस सच बोलने की पादाश में निकाल दिया गया और उनको बल्कि सज़ा दे दी गई। खोसा साहब जो तब चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये फरमाया कि ये जुडिशरी के मुंह पर काला धब्बा है। तो वो काला धब्बा उन्होंने इस तरह धोया कि उन्होंने उस जज को निकाल दिया, लेकिन उसकी जजमेंट आज भी स्टैंड करती। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और इस इंसाफ नवाज शरीफ साहब को उसमें इंसाफ दे। और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनका एक एफिडेविट सामने आया, बयान हल्फी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये ख़ानदान के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे। और तब ये जो चीफ जज थे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के, ये वहाँ पर उस वक्त चीफ जज थे और इनकी रेजिडेंस में, इनके लॉन में वो चाय पी रहे थे। जब उन्हें ये उनके सामने इन्होंने फ़ोन किया कि एक जज साहब का नाम लेके कहा कि उनको फ़ोन किया और कहा कि मरियम और नवाज़ शरीफ को ज़मानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। उसके जो कंटेंट्स हैं वो इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन उसका जो खुलासा है वो यही है। तो ऑडियो कोई, उसमें आप शक व शुबात कर सकते हैं, वीडियो में आप कर सकते हैं, लेकिन शौकत अजीज़ साहब तो माशाअल्लाह हयात हैं। उनको बुलाएं, उनको पूछें। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूँगा। बल्कि जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूँ। जब उनसे ये कहा गया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आप इसका जवाब देंगे, आप अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, तो उन्होंने ये साकिब निसार साहब ने जो सारी ज़िंदगी कानून पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और हाईएस्ट कुर्सी पर पहुँचे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उस वक्त का जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर था, करोड़ों लोगों के वोट से आया था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो कोई पागल था कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान और अपनी पूरी पार्टी समेत, वो कानून जानते हुए कि ये इंतकाम था, झूठ था, वो पूरी पार्टी समेत, वो कानून जानते हुए कि ये इंतकाम था, झूठ था, वो कानून के आगे पेश होते रहे। अपनी बेटी को लेकर कानून के आगे पेश होते रहे। अपनी 3 नस्लों का उन्होंने हिसाब दिया। वो कोई पागल थे कि आप ये कह के डिसमिस कर देंगे कि मैं कोई पागल हूँ कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता फिरूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। तो साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें। मरियम नवाज शरीफ की अगर सज़ा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज़ को सज़ा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है, किसने आपको ये कहा। और अगर आपकी नज़र में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र में वो सज़ा नहीं बनती थी जिसका एतराफ़ आपने उस ऑडियो में किया, तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया। ये जानते हुए कि वो सज़ा नहीं बनती, आपने क्यों वो सज़ा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान में इंसाफ की हाईएस्ट कुर्सी पर बैठे थे, और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। आप उसको ये नहीं कह सके कि ये सज़ा नहीं बनती, ये मत दो। और अगर आपने, जिस तरह आपने अपनी ऑडियो में कहा
کہ میں نے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور اگر آپ نے ان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں مانے, تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے کیوں ایک غیر قانونی, غیر آئینی قدم کو اٹھانے پر آپ مجبور ہوئے؟ کیوں غیر قانونی اور کیوں غیر آئینی اقدامات کو ماننے پر آپ مجبور ہوئے؟ اس کا جواب آپ کو قوم کے سامنے اب دینا پڑے گا. اور اگر آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب, ارشد ملک صاحب, ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے, ان کی جو بشیر میمن صاحب تھے, ان کی گواہی کو بھی چھوڑ دیں, آپ گلگت بلتستان کے چیف جج کے ایفیڈیوٹ کو بھی چھوڑ دیں, آپ اس آڈیو کو بھی چھوڑ دیں, لیکن میں یہ جو پچھلے 5 سال کے واقعات ہیں, جس طرح سے وہ سازش جس کا ذکر شوکت عزیز صدیقی نے کیا, 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, ارشد ملک نے کیا, بشیر میمن نے کیا, گلگت بلتستان کے چیف جج نے کیا, اب اس آڈیو میں جو آیا ہے, یہ 5ویں شہادت آئی ہے نواز شریف کے حق میں اور پی ایم ایل این کے حق میں. تو اگر ہم ان شہادتوں کو بھی ابھی سائڈ پہ رکھ دیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں قوم کی آنکھوں کے سامنے جو واقعات ہوئے, وہ کیا اتنی جلدی قوم بھلا سکے گی؟ سب سے بڑی چارج شیٹ, سب سے بڑی شہادت تو وہ ہے جو قدرت نے 5 سال میں جس طرح سے ان کی سازشیں انفولڈ ہوئی ہیں, سب سے بڑی تو ثبوت وہ ہیں جن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ عوام کے منتخب وزیر اعظم, جس کا نام نواز شریف تھا, اس کو ایک سازش کے تحت اس کے عہدے سے ہٹایا گیا؟ کیا اس کے لیے کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات سے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس, جب پیناما آیا تھا, اس وقت کے چیف جسٹس نے فریولس کہہ کر اس پٹیشن کو اٹھا کر عدالت سے باہر پھینک دیا تھا؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پھر جسٹس کھوسا نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ادھر ادھر کیا پھر رہے ہیں, یہ درخواست نواز شریف کے خلاف میرے پاس لے کے آئیں, ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. کیا اس کو کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پاناما میں 400-450 افراد کے نام آئے, ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا گیا, لیکن جس شخص کا نام پاناما میں نہیں آیا اسی کو پکڑ کے آپ نے سزا دے دی, اور اس شخص کا نام ہے محمد نواز شریف. کیا اس بات کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر بہت آپ نے شور مچایا, پاناما پاناما پاناما, اس کے بعد آپ نے محض بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے اقامہ رکھنے پر آفس سے باہر نکال دیا, پرائم منسٹرز آفس سے آپ نے اس کو باہر نکال دیا. کیا اس بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ اور بلیکس لا ڈکشنری آپ لے آئے, کیا اس کو بھی اس فیصلے کو بھی, جو بدنام زمانہ جس کو فیصلہ کہا جاتا ہے, کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے بعد پہلی بار ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان خود پارٹی بنتا ہے اور نیب کو کہتا ہے کہ یہ ریفرنسز کو داخل کرو. کبھی ایسا سنا آپ نے کہیں؟ کیا اس بات کے لیے بھی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے بعد جے آئی ٹی بنتی ہے. جے آئی ٹی میں واٹس ایپ سے کالز کر کے ہیرے لائے جاتے ہیں. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ ہیرے آج کہاں ہیں؟ وہ ہیرے کہاں گم ہو گئے؟ اور جب پینڈورا باکس آیا, تو کیا پینڈورا پیپرز ہیں, کیا ہے پینڈورا پیپرز آیا, تو اس وقت وہ جے آئی ٹی کہاں تھی؟ اس وقت وہ ہیرے کہاں تھے جو دن رات, جن کو کورٹ میں بھی جب ہمارا کیس چل رہا تھا تو کہا گیا کہ جنات کام کرتے تھے, سامنے تو وہ 5-6 لوگ تھے جن کے سامنے ہم پیش ہوئے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر گریڈ 18 کے آفیسر کے سامنے پیش ہو رہا ہے, ریٹائرڈ آئی ایس آئی کے آفیسر کے سامنے, بریگیڈیئر کے سامنے پیش ہو رہا ہے. آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آئی اس قسم کے کام کرتے ہوئے؟ آج کہاں ہیں وہ ہیرے؟ آج کہاں ہیں وہ جواہرات جو آپ نے اتنا چھپا کے رکھے ہوئے تھے؟ آج وہ جے آئی ٹی بھی کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہیرے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ آئے تھے,
اور साकिब निसार साहब के साथ ही वो रुखसत हो गए। फिर कौन सा ऐसा पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जब नैब को रेफरेंसेस भेजता है तो उस पर एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर देता है? कौन है, कौन सा केस है? एक है तो बताएं, एक है अगर 74 साल की तारीख में तो बताएं कि किसी भी केसेस के अंदर रेफरेंसेस से अंदर ऊपर आपने मॉनिटरिंग जज बिठा दिया। वो क्या मॉनिटर कर रहा था? वो ये मॉनिटर कर रहा था कि कहीं किसी तरह से कोई इंश्योर किया जाए कि सजा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मिले। वो हमारे सामने, वो मैं उन सहाफ़ी हजरात को, कुछ यहाँ तशरीफ़ भी रखते हैं, ये बैठे हुए मेरे बहादुर भाई मेरा ख्याल है जिन्होंने उनको एक्सपोज किया था, जो फ़ोन के कवर से इस तरह अपना मुंह छुपाकर एहतसाब अदालत से निकल रहे थे। आप ही थे ना वो? आई एम सॉरी, उसके बाद आपको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं आपको सलूट करती हूँ। तो क्या उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? ये बैठे, इनसे पूछ लें। और यहीं पर आपको तसल्ली नहीं हुई तो आपने नवाज शरीफ को, चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब, आपने नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटा दिया। कोई है प्रेसिडेंट, लीगल प्रेसिडेंट है इस बात का 74 साल की तारीख में? इसके लिए भी कोई फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? नवाज शरीफ को आपने ताहयात नाअहल कर दिया। मुझे कोई अवामी ओहदा रखे बगैर कोई सबूत मेरे खिलाफ, आज भी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रही है नैब से कि सबूत कहाँ है, और नैब 2 हफ्ते मांग लेती है क्योंकि सबूत नहीं है। कोई सबूत रखे बगैर मुझे भी 7 साल के लिए नाअहल किया। तो क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? फिर ये मेरे साथ बैठे हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे बड़े भाई सब बैठे हैं, मेरे अंकल्स बैठे हैं यहाँ पर। ये मेरे दाएं बैठे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बाएं बैठे हैं एहसन इकबाल साहब, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये जावेद लतीफ़ साहब, ये बैठे हैं आपके सामने जिनसे सेनेटर की सीट भी छीन ली गई। तो क्या ये जिन मुकदमात से गुजर के आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब का तो एक क्लासिक केस है, हेरोइन आपने उनके ऊपर डाल दी और आज तक आप कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इसके अलावा जो मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई यहाँ पर पार्टी के लोग नहीं बैठे, मुझे हनीफ अब्बासी साहब भी याद आ जाते कि जब हनीफ अब्बासी साहब इलेक्शन से पहले, उनको तो आपने जेल में डाल दिया, और उनका जो ओपोनेंट है, मैं उस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती, आज वजीर है वो, उसकी आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे जाके पिंडी की सड़कों पर। क्या वो भी, उसको भी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? फिर जब हमारे सेनेट के इलेक्शंस थे तो हमारे सेनेटर्स से, जो पीएमएलएन के सेनेटर्स थे, उनसे आपने शेर का निशान छीन लिया। आपने उन लोगों से हक छीन लिया कि वो अपनी पार्टी के निशान से इलेक्शन लड़ें। आपने शेर का निशान उनसे छीन लिया क्योंकि आप फेवर करना चाहते थे किसी को, और आप उसके लिए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स को, जो सेनेट में नहीं आने देना चाहते थे, आपने उनसे शेर का निशान छीना। तो क्या आप इस तारीख को जुटला सकते हैं? इसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? और फिर आपने खुद ये अपनी ऑडियो में फरमाया कि आपको कहा गया कि इमरान खान को लाना है, तो उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने इंसाफ का कत्ल किया, जिस तरह से आपने नवाज शरीफ और उसके पूरे ख़ानदान और उसकी पूरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आपने इंसाफ का एक अलग मेयार कायम किया, तो इसी तरह आपने इमरान खान जैसे झूठे और साजिशी शख्स को बेल आउट करने के लिए, उसको लाने के लिए, आपने उसके लिए इंसाफ का बिल्कुल ही एक अलग मेयार कायम किया। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि इमरान खान को लाना था, आपको हुक्म आया कि इमरान को लाना है। जिस मेयार पर नवाज शरीफ साहब पीएमएलएन को परखा गया और जिस मेयार पे इमरान खान साहब को परखा गया, ये भी सुन लें। जब इमरान खान साहब पे केस फाइल हुआ तो जाहिर है क्योंकि अब केस फाइल हुआ था, सुनना तो पड़ना था, तो सुना। जितने उन्होंने झूठे एफिडेविट्स दिए,
झूठी मनी ट्रेल दी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उनके किसी भी फैमिली मेंबर का कि उसने उसको भेजी, उसने उसको भेजी। 20 साल से जो बैंक बंद हो गया था उसके अचानक से किसी ने पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए। ना उनकी फैमिली में से किसी को बुलाया गया, ना उनके किसी फैमिली मेंबर को कटहरे में खड़ा किया गया। नवाज शरीफ की तो बेटी ने भुगता, उसके भाई ने भुगता, उसके भतीजे ने भुगता, उनकी पार्टी ने भुगता। इमरान खान के किसी फैमिली मेंबर को बुलाया गया और पूछा गया कि ये जो आपने झूठी मनी ट्रेल दी है, जिसका ना सर है ना पैर है, ये आप कहाँ से लेके आए? उसको मिनोएन आंखें बंद करके एक सहीफे की तरह उसको सच मान लिया गया। क्या इमरान खान का कोई अहले खाना संगीन तरीन इल्जामात के बावजूद जेल गया? क्या इमरान खान को ने जो झूठी मनी ट्रेल पेश की, इस पर किसी को कोई JIT बनी, कोई एतराज हुआ, कोई जस्टिस खोसा ने कहा कि हमारे पास लेके आओ? क्या कोई सवाल उनसे पूछा गया? और उसके बाद जब इमरान खान का बनी गाला वाला महल रेगुलराइज कराने की बारी आई तो यूसी, जो वहां की यूसी है, उसने स्टेटमेंट दिया कि ये जो पेश किया गया है जो इजाजतनामा, ये कंप्यूटराइज्ड है, और जिस वक्त का ये इजाजतनामा उस वक्त तो हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं था। तो किस तरह, क्या इस बात के लिए भी अब किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? क्या इस बात में भी अब कोई शक की गुंजाइश है कि किस तरह, क्योंकि आपको हुक्म था कि आपने इमरान खान को लाना था, किस तरह आपने उनके ऊपर जो सीरियस एलिगेशंस थे, जो इतनी उनकी ग्लेयरिंग सबूत थे उनके खिलाफ, आपने किस तरह उनको नज़रअंदाज किया? तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि जिसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी हुआ, वो भी आज पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, और उसको सदाकत और इमानत का झूठा सर्टिफिकेट जारी करने वाला साकिब निसार, वो भी आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और मैं ये भी बता दूं कि ये सिलसिला, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से, ये रुकने वाला नहीं है। जब आप गुनाह करते हैं, जब आप एक साजिश करते हैं, तो आप उस वक्त अपनी ताकत के नशे में होते हैं, इक़्तिदार के नशे में होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आप अपने पीछे कितने सबूत छोड़ के जा रहे हैं। उन सबूतों को मंजर आम पे आना था। उन सबूतों को सामने लाने में ना नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है, ना मेरा कोई किरदार है, ना मेरी पार्टी का कोई किरदार है। ये सब कुदरत का निज़ाम है, और कुदरत के निज़ाम को हरकत में आना ही था। और अब जब कुदरत का निज़ाम हरकत में आया, उसके फैसले भी उसके होते हैं, टाइमिंग्स भी उसकी होती हैं, तो इनको अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। तो बात यह है कि बाकी चीज़ों को तो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 साल के जो तसलसल के साथ ये वाक़यात होते रहे, इसको आप जुटला सकते हैं? ये सबसे बड़ी चार्जशीट है आपके खिलाफ। ऑडियो भी वही कह रही है, एफिडेविट भी वही कह रहा है, शौकत अजीज सदीकी साहब भी वही कह रहे हैं, अरशद मलिक ने भी वही कहा था, बशीर मेमन साहब भी वही कह रहे हैं। तो जो शहादतें वक्त ने दी हैं, जो शहादतें अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, इनके जो साजिशें हैं वो जिस तरह मुंह के बल गिरी हैं, उन शहादतों का ना कोई इनकार कर सकता है, ना उनको कोई जुटला सकता है, क्योंकि जो वाक़यात भी हुए हैं वो आपके सामने, मेरे सामने, और जो पाकिस्तानी कौम मुझे सुन रही है बल्कि पूरी दुनिया के सामने हुए हैं। किसी भी ऑडियो में, किसी भी एफिडेविट में, किसी भी टीवी की स्टेटमेंट में, किसी भी जज की स्टेटमेंट में, वो सब चीज़ें जो कौम ने 5 साल अपनी आंखों के सामने होती देखी, उनमें, उन ऑडियोज़ वीडियोज़ में भी सब कुछ वही है। तो वाक़यात सच्चे हैं और ऑडियोज़ और वीडियोज़ झूठी। और फिर बड़ी मज़े का खेज़ बात है कि साकिब निसार साहब तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रहे, वो तो चुप करके बैठे हैं, और जो हुकूमती वज़रा हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं साकिब निसार साहब को डिफेंड करते करते। अब बेचारों को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाएं। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने महंगाई पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई। रोज़ सुबह आप उठें तो कीमतें और होती हैं, दोपहर को और होती हैं, रात को और होती हैं। आवाम को भीख की तरह 3 दफ़ा दिन में जो है वो गैस मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। और जो गैस मिल ही नहीं रही उसकी कीमतें आप सुनाएं 125 गुना बढ़ाने की बात हो रही है। तो जी 175। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस पे तो इमरान खान साहब ने मीटिंग नहीं की, लेकिन जब ये ऑडियो आई
اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا, اپنے وزراء کا اجلاس بلا لیا اور کہا کہ نون لیگ کا دور یاد کراؤ. بھئی نون لیگ کا دور یاد کراؤ گے تو لوگوں کو 5.8% گروتھ یاد آئے گی. نون لیگ کا دور لوگوں کو یاد کراؤ گے تو لوگوں کو موٹر ویز, سڑکیں, میٹرو بس, اورنج لائن اور کم قیمتیں اشیاء خرد و نوش کی وہ یاد آئیں گی. تو نون لیگ کا دور تو لوگوں کو اپنے آپ یاد آ رہا ہے, آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو تباہی ملک کی ہے, نون لیگ کا دور اپنے آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے, بلکہ جو چیز شاید نہیں بھی یاد آنی تھی وہ بھی یاد آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو حکومتی وزراء شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں, ان کو کسی نے یہ بھی نہیں سمجھایا کہ جب آپ ثاقب نثار صاحب کے ڈیفنس میں سامنے آئیں گے اور ہلکان ہوں گے اور اپنے آپ کو خراب کریں گے تو وہ ثاقب نثار کے حق میں نہیں جاتی, وہ بات ان کے اگینسٹ جاتی ہے. کیونکہ ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جس سازش کا وہ مہرہ بنے, اس سازش کے بینیفیشری کا نام ہے عمران خان. اور اس سازش کے نتیجے میں یہ حکومت 2018 میں قیام میں آئی. اس سازش کے نتیجے میں نواز شریف کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. تو یہ ثاقب نثار کو نہیں بچا رہے حکومتی وزراء اور عمران خان, یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ان کو خوف ثاقب نثار کے ایکسپوز ہونے سے نہیں آ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ ثاقب نثار جب ایکسپوز ہوگا تو ہم بھی ایکسپوز ہوں گے, کیونکہ ہم اس سازش کے سب سے بڑے مورد تھے. تو یہ جو حکومتی وزراء کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی کوشش ہے, ثاقب نثار کو بچانے کی کوشش نہیں ہے. اور ثاقب نثار صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا ڈیفنس خود کریں. جب یہ آپ کا ڈیفنس کرتے ہیں تو آپ کا کیس مزید خراب ہوتا ہے. اور میں ثاقب نثار صاحب سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے چیف جج کا ایفیڈیوٹ آیا تو اس کے جواب میں آپ کا ایفیڈیوٹ آنا چاہیے تھا. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں کبھی پیش نہیں ہوں گا, میں کوئی پاگل ہوں. اور اب جب کہ فورینزک رپورٹ کے ساتھ آڈیو آ گئی ہے عوام کے درمیان, تو آپ کو بھی فورینزک رپورٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کرائیں آپ اس کا آڈٹ. احمد نورانی صاحب کو میں کل پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک چینل ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو سب پروپیگنڈا وہ پاکستان میں کریں, ذرا اپنے لندن والے چینل پہ چلائیں تاکہ پتہ چلے. میں بھی بے روزگار ہوں, کچھ پیسے مجھے بھی مل جائیں. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہتی ہوں کہ ضرور اس کا آڈٹ کرائیں, ضرور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اگر آڈیو جھوٹی نکلی تو آپ کو ہرجانہ ملے گا, پھر آپ اس سے جائیں اور بنائیں جتنے ڈیم آپ نے بنانے. تو فائدے کی بات ہے نا. لے کے جائیں کورٹ میں, کھڑے ہوں, شہادت دیں, کراس کوشچننگ, کراس ایگزامینیشن کے سامنے آئیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ جھوٹ ہے, اور جو پیسے ملے اس کا ڈیم بنائیں جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے تھے. تو اور پھر بڑی میں ہنس رہی تھی جب میں سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ سب کے پیچھے نون لیگ ہے. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا نون لیگ نے نواز شریف صاحب کو ایک آمیز میں آفس سے باہر نکلوایا تھا؟ صدر مسلم لیگ نون مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور ان کا کہنا تھا ثاقب نثار صاحب کی مبینہ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے کہ ثاقب نثار کو چاہیے کہ اس سب معاملے کو چیلنج کریں اور وہ بھی ایک فورینزک کرائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ساتھ ہی حکومت پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس آڈیو لیک کے بعد ترجمانوں کا اجلاس بلایا اور کہا کہ نون لیگ کا دور یاد کروایا جائے. کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا تھا. تو میں عدلیہ کا احترام ہے میرے دل میں, اس سب کے باوجود عدلیہ کا. آپ کو بتائیں کہ اس وقت مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ثاقب نثار صاحب آج نہیں تو کل سچ آپ کو بتانا پڑے گا, آپ قوم کے سامنے آئیں, بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینی ہے. جس طرح پاکستان کے آرمڈ فورسز میں بہت پروفیشنل محب وطن افسران ہیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی حدود تک محدود رکھتے ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں, ہم ادارے کی قدر کرتے ہیں. وہ میرا ادارہ ہے, وہ ہمارا ادارہ ہے اور وہ ہماری حفاظت
मरीम नवाज़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और आपको बताएं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साकिब निसार को तनकीद का निशाना बना रही हैं और उनकी जानिब से डिमांड की जा रही है कि साकिब निसार आएँ कौम के सामने और बताएं कि किसने उन्हें मजबूर किया था कि नवाज़ शरीफ को सज़ा दें। कि साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। वो साकिब निसार जो कि हर तरह से इबरत के निशान बन चुके, जिसका सच सामने आ चुका है, मैं ये अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि उसका बोझ ये अदलिया ना उठाए। हम बतौर जमात और हम बतौर पाकिस्तानी अदलिया को किसी भी शक व शुबा और तनकीद से बालातर देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये हमारा बहुत ही प्यारा वतन है और इस वतन में तब तक ये वतन कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब हमारे पास एक ऐसी अदलिया मौजूद ना हो जो तनकीद से और शक व शुबा से बालातर हो। तो जो नुकसान अदलिया को साकिब निसार जैसे जजेस ने पहुंचाया, अदल को जो नुकसान पहुंचाया, जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ, हम नहीं चाहते कि साकिब निसार के दामन पर जो छींटे हैं वो आज अदलिया के किसी भी जज के दामन पर वो छींटे नजर आए। साकिब निसार शायद आज ना बता सकें कि किसने उनको ये सब करने में मजबूर किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के लिए इबरत है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने उनको मजबूर किया वो तो आज भी पर्दे के पीछे हैं, वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन चेहरा साकिब निसार साहब का दागदार हो रहा है। तो ये हमारी अदलिया को भी देखना पड़ेगा कि दबाव में लाने वाले और ये फैसले कराने वाले तो हमेशा बेचेहरा रहते हैं, लेकिन चेहरा जिसका सामने आता है वो हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं। तो इस कॉन्स्पिरेसी से जो कि जिसका पूरा कच्चा छट्ठा आवाम के सामने आ चुका है, मैं अदलिया से गुजारिश करूंगी कि इससे अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर लें और मैं ये भी समझती हूँ कि बतौर सियासी जमात अवाम के जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है, ये हमारे फ़राइज़ में, हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि अदलिया के वक़ार को हम बचाएं, अदलिया के वक़ार को दागदार ना होने दें। और अदलिया उन 3 से 4 अफराद के गिरोह का नाम नहीं है जो पनामा साजिश में शामिल थे। अदलिया बहुत बड़ी है और अदलिया को अपने आप को इससे ऊपर रखना चाहिए। जितना इस चीज़ की सपोर्ट में वो होगा उतना मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी और हम वो नहीं चाहते। हम मामलात को एक सर्टन पॉइंट से बियॉन्ड नहीं लेके जाना चाहते। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जो आखिर में मुझे याद आ गया, वैसे खोसा साहब ने पनामा फैसले में लिखा था कि बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिहाइंड 2018 इलेक्शंस पॉलिटिकल फॉर्चून जो क्राइम था वो पूरी दुनिया के सामने आज वो जो साजिश थी, जो कि गुनाह भी था, क्राइम का नाम भी दिया जा सकता है, वो आज पूरी दुनिया के सामने। शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी, मैं इधर ही बैठी हूँ। जी जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। आपने ये सारा कुछ बताया, 5 शवाहिद भी आपने पेश किए जी। क्या आप आज खुद किसी अदालत में जाएंगी ये 5 शवाहिद लेकर? वो तो दूसरी जानिब तो उनकी जानिब से तो अभी तक ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। दूसरा, आपके पास मेजर ऑप्शन थे इस हुकूमत को। पहले एक बात मैं कर लूँ, जो दूसरा सवाल आप बाद में पूछ लीजिएगा। आपने जो कहा, मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे वकला के पास है, मेरे वकला की टीम उसको देख रही है। और पहले तो मेरी अपील यही है अदलिया से, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से, कि इस बात का, क्योंकि उंगलियां उन पर उठी हैं, ठीक है केस हमारा है, लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं है, ये सिर्फ मरियम नवाज़ का केस नहीं है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ये एहसन इकबाल साहब का केस नहीं है, या शहबाज शरीफ साहब का केस नहीं है, ये पूरी कौम का केस है। क्योंकि इस साजिश के नतीजे में जिस शख्स को आपने लाके मसनदे इक़्तिदार पे बिठाया, उस शख्स ने 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी, उनका जीना दोभर कर दिया।
उनके मसाइल का, जिसमें महंगाई, लाकानूनियत, जिसके अंदर पाकिस्तान की बदनामी, जिसमें इदारों को तबाह करना शामिल है, उस सब का जिम्मेदार इमरान खान है। तो ये सिर्फ अब मुस्लिम लीग नून की स्टोरी नहीं है, ये पूरे कौम की जो मसाइल हैं ये अब उसकी अक्कासी करता है। तो ये पूरी कौम का मसला है। तो इस कौमी मसले को, या एक इतना बड़ा इशू उठ गया है, तो मैं ये पहले तो सुओ मोटो हमारे वक्त में तो फ़ौरन लिया जाता था और अदालतों में बुला लिया जाता था, हम पेश भी हुए। तो मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उसको उस धब्बे को धोएं। और जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन पहले जब हम ये चीज़ें कोर्ट लेके गए हैं तो हमें नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा है, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन अब मैं वो रोना नहीं धोना चाहती। अब जजेस के पास एक मौका आया अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो अपने जो ये इसको दुरुस्त करें तो उनकी इज्जत में इजाफा होगा। जी शाकिर साहब, एक है जिसमें कंपनी ने उस ट्रांजेक्ट किया उसका, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से धमकी में कॉल्स आ रही हैं और हजारों मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा गया अगर कोर्ट को बदला जाए। इस पर कमेंट करते हैं। दूसरा एक ऑडियो, एक मिनट आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का। थैंक यू। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। अच्छा, दूसरी बात क्या की आपने? दूसरी जो, एक सेकेंड, और जो दूसरी बात आपने कही वो ये है कि उनको हज़ारों फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं और उनको मैसेजेस जा रहे हैं। तो जाहिर है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, जब आपके पोल खुलने लगेंगे तो फ्रैंटिक कॉल्स इसी तरह की जाती हैं। घबरा के, पैनिक में यही कुछ होता है जो हो रहा है, लेकिन उससे रिपोर्ट नहीं बदल जाती। वो कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है जिसको दबाव के तहत, यहाँ पर तो चीफ जस्टिस जो हैं वो दबाव के तहत फैसले दे जाते हैं, तो इंसाफ का कत्ल कर जाते हैं, जैसे साकिब निसार साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा। तो वो तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ के अदालतें सब कुछ जो है वो शक व शुबा से बालातर है। तो मैं तो साकिब निसार साहब को ये कहूँगी कि अगर वो उनको ऑडियो रिपोर्ट की जो उस पर फोरेंसिक रिपोर्ट आई उस पर कोई है तो चैलेंज करें उसको यूएस के किसी कोर्ट में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फ़ोन कॉल्स का मकसद ये है कि कोई ऐसी मतलब डर के, खौफ के, उनको लगता है कि ये दबाव, धौंस, धांधली पाकिस्तान में चलता है तो शायद बाहर भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैडम, ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी ऑडियो और वीडियो जो है वो मजीद भी लीक हो सकती हैं और बहुत सारे लोग बेनकाब हो सकते हैं। सवाल मेरा भी यही होगा कि क्या आपके जहन में भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है? और आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, तो आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत पे आपको उनको इश्तिहारात देने के कमाल? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फ़लाँ तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। और आज का जो टॉपिक है काइंडली उसी पे रहें, उसके ऊपर मैं बहुत लंबी बातचीत भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर किसी वक्त के लिए। आपने दूसरा सवाल, एक सेकंड को, दूसरा सवाल भी किया था आपने। जी, मैंने अभी जो बात की अपने इब्तदाई जुमलों में, मैंने वो कहा कि जब आप एक गुनाह करते हैं, जब कोई क्राइम कमिट होता है, तो उस वक्त तो आप अपने इक़्तिदार के नशे में होते हैं, अपने ताकत के नशे में होते हैं, या आपको उस वक्त अल्लाह ताला का खौफ नहीं होता। तो आप जो कर रहे होते हैं, आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आप कितने सबूत छोड़ के जा रहे हैं। और अल्लाह ताला का एक असूल है, कुदरत का असूल है कि सच ने सामने आके रहना होता है, तो सच तो सामने आएगा। अब ये जितना भी अपना चेहरा छुपाएं, रेत में सर दबाएं, कुछ भी करें, सबूतों ने सामने आना है और उसका वक्त आ चुका है। शुक्रिया। आपने जो कहा है पनामा निकाला, किसी को लाना, किसी को सजा दी। जी नहीं, ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो साकिब निसार साहब ने कहा। जी, उसमें जिस बेंच ने सजा दी थी उस बेंच के एक फाजिल रुकन आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जी, और सादिक और अमीन करार देने वाले बेंच के जो मेंबर होंगे वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। जी, आप ऐसी सूरत में उस अदलिया से अपनी इंट्रोस्पेक्शन का मुतालबा, आपको नहीं लगता कि शायद भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है? देखें, मैं ये समझती हूँ कि जो साकिब निसार साहब ने किया और जिस तरह से सच उनके सामने आया, जो जनरल फैज़ साहब ने किया और जिस तरह से सच उनके सामने आया, तो ये
निसार की मुबैना ऑडियो पर मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और इस मौके पर उनका कहना था कि जिस शख्स का नाम पैनामा पेपर्स में नहीं था उस शख्स को निशाना बनाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पैनामा करके मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया। फायर किया जाए जितनी जल्दी इस बदनामी से और इस जो तनकीद है या जो आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जिस तरह से उठ रही हैं, उससे जितनी जल्दी उसको सीधे रास्ते पे डाला जाए। अब ये अदलिया के अपने हाथ में। इंट्रोस्पेक्शन की उम्मीद तो हम कर सकते हैं ना, उम्मीद तो हमें उसका हक तो दे लगे। इंट्रोस्पेक्शन की उम्मीद तो है वो अदालत में है। सजा हुई मियां नवाज शरीफ साहब को, आपको, कैप्टन सत्तर साहब को, तो अदालतों से हुई। आपको रिलीफ भी अगर मिलेगा तो आपको कोर्ट से ही मिलना है। तो जो एविडेंस आ रहे हैं, आप कहें कि अदालतें आज खुद जो है उनको टेकअप कर लें, अगर वो नहीं करती तो ये आपको, आपके जो भी लीगल टीम है उसको ये एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आना है। देखें, एक मिनट अयूब साहब, एक वाला मामला आया था उसमें तो पहले ही जो आसिफ सईद खोसा साहब ने उस जो एविडेंस था उसको तो इस केस के से अलग कर दिया, डिटैच कर दिया। तो अब आपको अलग से एक केस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग केस है इसमें कोई नया रिकॉर्ड ना बाहर से आ सकता है, ना नया ला सकता है, ना। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उनका ये कहना था कि अदलिया के पास ये अच्छा मौका है कि जो दाग लगा अदलिया पर वो उसे धोएं, इससे उनकी इज्जत और उनके वकार में इजाफा होगा। अरशद मलिक साहब एक धब्बा थे, तो वो धब्बा धोने की क्या कोशिश हुई, सवाए इसके कि आपने सच बोलने वाले जज को या अपना इतराफ़ जुर्म करने वाले को निकाल दिया। तो सच धब्बा तो तब धुलता अगर नवाज शरीफ का वो झूठा मुकदमा भी ख़त्म होता। तो अब तो ये जजेस के हाथ में है कि वो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको वो इंसाफ दें और इस धब्बे को अपने चेहरे से दें। ये तो अब हमको मौका दे रहे हैं। जी मैडम, जी मेरा सवाल ये है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इशू के ऊपर तो सो मोटो ले लिया है और वो चल भी रहा है, तो आया आप उस पर पार्टी बनने जा रही है और इसके साथ साथ हर इंसानी जान जो है उतनी ही कीमती है और हर इंसान की जिंदगी वो बहुत कीमती है। तो ये बताइए कि महंगाई में जो आवाम पिस रही है, मर रही है, उनके हवाले से आप क्या कह रहे हैं? उनको भी कोई बात करें, वो भी इसी हिस्सा है, इसी माशरे का हिस्सा, मर रहे हैं लोग सड़कों पे। तो मैंने अभी उन्हीं की बात की है, वो भी प्रोजेक्ट इमरान खान है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि वो सिर्फ नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, मुस्लिम लीग नून का मुजरिम नहीं है, वो 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है। उनकी तकालीफ का, उनकी मसाइब का, उनकी परेशानियों का, उनके जो आजकल घरों में फाके आ गए हैं, वो उसका जिम्मेदार है। तो मैं तो खुद ये कह रही हूँ। जी मरियम, आप समझती हैं कि जनरल फैज के ISI से चले जाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील हो गई है? देखिए, मैं इस पे तो कमेंट। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इस वक्त सहाफ़ियों के सवालात के वो जवाब दे रही हैं और उनका ये कहना था कि 22 करोड़ अवाम के मुजरिम है इमरान खान और साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त ये जजेस के हाथ में है कि वो नवाज शरीफ को इंसाफ दें। बस जी, चलें। आखिरी क्वेश्चन जी, प्लीज आखिरी क्वेश्चन, मुझे लाहौर के लिए निकलना है भाई। जी और फिर लाहौर हाई कोर्ट की एक बेंच ने उस अदालत में गैरहाजिरी करा दी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इंतज़ार है, क्योंकि मुकदमा जो संगीन गद्दारी का था मुस्लिम कानून के दौर में चला था और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपकी फिल्मों को फेस करना। तो एक तो वो पिटीशन जेर इंतज़ार है, दूसरा जो फैजाबाद धरना केस का फैसला था उसका रिव्यू जो था वो वक्त पे फाइल नहीं किया गया था। उस वक्त जो पहले फाइल किया गया वो वापस कर लिया गया। वो एक फैसला भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच पर, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर आप इन 2 केसेस में मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि इनमें आपको जाना चाहिए, ताकि इसमें बहुत सारी वो चीजें जो है वो शायद हल होने की तरफ जाएंगी? देखिए, मैं इसको एक बहुत जनरलाइज टर्म्स में इसका जवाब दे देती हूँ कि इन चीज़ों का फैसला तो होना है। अवामी अदालत में तो ये फैसले हो चुके हैं। अवामी अदालत में ये भी पता है मुजरिम कौन है और मुलजिम कौन है, लेकिन वक्त ने इन चीज़ों का फैसला करना है। और मेरा ख्याल उससे ज़्यादा कोई मुआशी इनकलाब जैसा मंसूबा नहीं था। और जब कायदे अवाम ने बड़े ज़मींदार